हेलो स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स के लिए। ये लेक्चर नंबर 6 जो कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और ये क्रैश कोर्स के फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं क्रैश कोर्स के फॉर्म में ये लेक्चर्स जो है पढ़ा रहा हूँ। अब इसके पहले मैंने आपको बता रखा है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये भी मैंने आपको बता दिया, उसका डेफिनेशन क्या होगा यानी उसका परिभाषा क्या होगा ये मैंने आपको बताया, उसका मात्रक क्या होगा ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया है। अब किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर कितनी होगी उसका डेरिवेशन जो एग्जाम में पूछता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर वो भी मैंने आपको बता दिया है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और उसके जो गुणधर्म है यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो इतनी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर दिया इस पिछले स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। स्टार्ट यहाँ से किया था विद्युत क्षेत्र से, और ये तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था। ठीक है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो अपने पास विद्युत क्षेत्र होगा वो किस प्रकार से बनेगा, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से बनेगा। ठीक, और यहाँ पे इकाई धन परीक्षण आवेश क्या होता है, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। ठीक, इसके बाद ये बताया कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ठीक, उसको हम किस तरीके से डेराइव करेंगे, उसका फॉर्मूला जो KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर आता है, जो कि कहाँ पे आया हुआ है, वो फॉर्मूला यहाँ पे है, इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म जो होगा यानी इसका जो सदिश रूप होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप, ये भी मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ये सारा कुछ जो मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और बताया था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है। इसमें से केवल आप जब एग्जाम में पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए तो आप केवल 3 या 4 लिख देना, उतना पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज का हमारा ये टॉपिक है। ठीक, अभी तक हमने देखा कि बिंदु एक सिंगल अपने पास चार्ज रहेगा तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया कि अगर अपने पास एक सिंगल चार्ज है प्लस Q मान के चलो, तो इससे R दूरी पर अगर कोई एक पॉइंट P है, R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, तो R दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर किसी को डायरेक्शन पता करना है तो वो आवेश से पता कर सकता है। ठीक, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यानी धनावेश है तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ, तो ये होगा E का डायरेक्शन। अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। ठीक, अगर उतनी ही दूरी पर हम क्या कर रहे होते हैं, इसी पॉइंट P पर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से यानी ऋण आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे होते तो उसकी दिशा केवल इस तरफ हो जाती, बाकी जो परिमाण है वो उतना ही रहता। ठीक है, अगर -Q से इस पॉइंट P की दूरी R रहती तब, ठीक, वैल्यू क्या रहता, सेम, पर डायरेक्शन क्या हो जाता, चेंज। ठीक, ये डायरेक्शन इस तरफ यानी ये दिशा इस तरफ और माइनस की वजह से दिशा किस तरफ, इस तरफ हो जाती। तो हमारा ये टॉपिक नहीं है, मैंने आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी बता दिया है। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूं, पर इसका यूज हम करेंगे इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे वापस से बताया। तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशों का निकाय क्या होता है, अगर अपने पास कई सारे आवेश हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कई सारे अगर अपने पास आवेश हो तो उसके कारण किसी एक बिंदु पर हमें क्या करना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे देखिएगा, ये भी किससे होता है, अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक, इसमें भी क्या यूज होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, कि किसी एक बिंदु पर कई सारे आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और वो जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किसके बराबर होगी, तो सभी आवेश के कारण जो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी उनके सदिश योग के बराबर। फिर से, किसी एक बिंदु पर किसी एक स्थान पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उस सभी आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की अलग अलग तीव्रताएं होंगी उनके सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो ये चीज आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे।
तो मान के चलते अपने पास एक चार्ज है Q1, ठीक, इसको एकदम सिंपल रखूंगा ताकि मैं आपको समझा पाऊं। एक चार्ज यहाँ पे है क्या चीज Q2। अच्छा ये कैसा चार्ज है, ये कैसा आवेश है, प्लस आवेश। ये कैसा है, ये भी कैसा है, प्लस का आवेश है। और यहाँ पे कैसा है, मान के चलते हैं ये माइनस Q आवेश है। कितने चार्जेस हो गए, कितने आवेश हो गए, तो यहाँ पे 3 आवेश हो गए। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सा एक पॉइंट है, यहाँ पे एक कोई सा पॉइंट है, ठीक, ये कोई सा पॉइंट है। ओहो नहीं बना क्या भाई, ठीक, मान के चलते हैं यहाँ पे एक कोई सा पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है मान के चलो P। इस पॉइंट का नाम क्या है P। तो इस P पॉइंट पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। इसको मैंने नाम नहीं दिया तो यहाँ पे मान के चलते कितना है, Q3 है, ठीक, जहां पे है Q3, ये है इस जगह पे Q3, ठीक, Q1 Q2 और क्या चीज Q3। अब क्या होगा, इसके बीच की दूरी Q1 से इस बिंदु P के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो है R1, ठीक, एकदम सिंपल रखा है इसको R1। Q2 से इस बिंदु के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, ये है R2, ठीक। और Q3 से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो है R3, ठीक। यानी Q1 से दूरी R1, Q2 से दूरी कितनी R2 और Q3 से जो दूरी है वो कितनी है, R3 है, ठीक। ये सारी की सारी क्या हो गई, दूरियां हो गई। अगर और भी आवेश अपने पास होते, मान के चलो यहाँ पे अपने पास एक चार्ज होता, ठीक, कौन सा, प्लस का Q4, प्लस का कौन सा Q4, ठीक। तो इसके बीच की दूरी मैं मान लेता हूं कितना है, .7 भाई, इसके बीच की दूरी कितनी है, मान के चलते हैं ये R4, ठीक। तो अब इस बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती, ठीक, बिंदु P पर बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओहो, कुल विद्युत क्षेत्र की, अभी हटा दो, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर किसके बराबर होती, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती, तो ये बराबर होती सभी आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण उत्पन्न, सभी आवेशों के कारण अलग अलग, सभी आवेशों के कारण, ठीक, सभी आवेशों के कारण अलग अलग उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ठीक, सभी आवेशों के कारण अलग अलग उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर, ठीक है, बराबर तीव्रताओं का सदिश योग, तीव्रताओं का सदिश योग, सदिश योग। तो ये तो लिखने के लिए हो गया। अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये जो लिखा है कि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण अलग अलग उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग, ठीक।
ये आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं क्या चीज, अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से कवर कर देता हूं। ठीक, नहीं होगा ये। ठीक, कैसे इसको कवर करें? ठीक है, इससे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कर देता हूं। ठीक, ये जो अपने पास पूरा का पूरा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। यहाँ पे इसको हम कहते हैं क्या चीज, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमारा लाइव इंटरेक्शन भी बना रहे, इस तरीके से ये सब चले जैसे लगे कि हम लोग जो लाइव में पढ़ रहे हैं। तो जब भी मैं प्रीमियर में ये वीडियो डालूंगा तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये लाइव में ही हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलो, तो ये विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का क्या हो गया, सिद्धांत, इसको ही हम लोग कहते हैं। अब ये तो हो गया लैंग्वेज में, इसको थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से देखें तो कैसे पता चलेगा मैथमेटिकल तरीके से क्या वैल्यूज आने वाली। ध्यान से देखो, प्लस Q1 की वजह से इस वाले पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, तो प्लस है, तो यहाँ पे किस तरफ होगा, इस दिशा में। और इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा उसको हम कह देंगे E1। Q1 की वजह से कितना, E1। अलग अलग कलर ले लेंगे, यहाँ पे टाइम तो जाएगा पर चलो फिर भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से Q1, Q2 किधर गया भाई, तो ये Q2, Q2 की वजह से ये भी प्लस है, तो प्लस की वजह से क्या होगा, ये अपने पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी है, E2। Q2 की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा वो कितना होगा, E2। वैल्यू की बात बाद में कर लेंगे, अभी E1 E2 नाम दे देते हैं। इसके बाद क्या चीज, जो अपने पास ये Q3 वाला चार्ज है, इस Q3 की वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, याद रहे जो Q3 है वो कैसा है, निगेटिव चार्ज है। और निगेटिव चार्ज अगर यानी ऋण आवेश है तो क्या होगा, इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस तरफ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, इस तरफ यानी आवेश की ओर। ठीक, इस तरफ होगी, है ना, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, हाँ ये इसकी तरफ होती है। ठीक, जो अपने पास आवेश रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ऋणावेश रहेगा, उसकी तरफ होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, E3। इसी प्रकार से E4 का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो E4 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा तो इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा। तो अपने पास ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज चौथा वाला, फोर्थ वाला, तो इसका जो होगा वो इस तरफ होगा। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे E4। तो क्या हो गया, E1 E2 E3 E4 सबकी दिशा के साथ लिखा है, तो यहाँ पे क्या कर दें, दिशा लगा दें, यानी यहाँ पे वेक्टर का सिंबल लगा देना, दिशा लगा दें। ठीक, वेक्टर का सिंबल लगा देंगे। ठीक, E1 E2 E3 E4 ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी ये सब मिल करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बना रहे हैं, इन सबको मैं हटा के केवल एक विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि भाई सारी दिशा में तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी नहीं, भले ही सब यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 सब लोग अपना अपना प्रभाव क्रिएट कर रहे हैं, पर जो कुल प्रभाव होगा वो किसी एक तरफ होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, E नेट। क्या चीज, E नेट। अब E नेट बोलो या फिर क्या चीज, यहाँ पे सिंपल इसको E लिखो, बात क्या है एक ही, मैंने E नेट बोल दिया, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, केवल और केवल E। तो E बराबर क्या होगा, ऊपर वेक्टर का सिंबल, तो E बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, यानी जो E नेट की वैल्यू होगी ये E1 E2 E3 E4 सभी के सदिश योग के क्या होगी, बराबर, सभी के सदिश योग के क्या होगी, बराबर। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब जब वैल्यू पुट करने जाएंगे तो मैं अलग अलग E1 E2 E3 की वैल्यू बता देता हूं। तो E1 बराबर कितना होगा, KQ डिवाइड बाय क्या चीज,
के क्यू डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर, ये E1 की वैल्यू होगी, ठीक है, ये इस वाले की वैल्यू, तो E1 बराबर कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार से E2 की वैल्यू कितनी होगी, तो E2 बराबर होगा यहाँ पे के क्यू डिवाइड बाई, एक सेकेंड, जब यहाँ पे Q1 चार्ज है तो Q1 लिखेंगे, और यहाँ पे जब Q2 चार्ज है तो Q2 लिखेंगे, तो के Q2 डिवाइड बाई क्या चीज, यहाँ पे आएगा R2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पे जो E3 की वैल्यू होगी, E3 बराबर, तो वो आएगा के Q3 डिवाइड बाई, यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक, के Q3 डिवाइड बाई R3 का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या चीज, E4 का जो मान होगा, E4 का वो कैसे मिलेगा, तो ये मिलेगा के क्यू डिवाइड बाई के Q4 डिवाइड बाई क्या चीज, R4 का स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से E1, E2, E3 और E4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ये सदिश रूप में चाहिए, अगर सदिश रूप में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ लगाऊंगा R1 कैप, यहाँ लगाऊंगा R2 कैप, ठीक, यहाँ पे लगाऊंगा R3 कैप, ठीक। ये किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, सदिश रूप में लिख रहा हूँ ना, वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ पे क्या चीज R4 कैप। तो इस तरीके से ये क्या होगा अपने पास, E1, E2, E3, E4 की जो वैल्यूज हैं या का जो मान है, ठीक, वो हमें सदिश रूप में मिल जाएगा। तो सदिश रूप में मिलेगा तो ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब ये सारे के सारे एक ही कलर में हो गए, पर आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब इसको जो है मैं वापस से इनेट की वैल्यू को एक बार लिख देता हूँ, जो यहाँ पे मैंने E1, E2, E3, E4 की जो वैल्यूज लिखा है वो अलग अलग लिखा हुआ है, तो सभी के मान को एक साथ यहाँ पे पुट कर देता हूँ और रख देता हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट पेज पर ये काम करते हैं। तो जो इनेट बराबर आएगा, ठीक, या मैं इसको केवल वेक्टर ई बोल देता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक, वो E1, E2, E3, E4 रहेगी। और अभी अभी E1, E2, E3, E4 की वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखा, तो पहले आएगा के Q1 डिवाइड बाई क्या चीज, के Q1 डिवाइड बाई, इसको हटा देता हूँ, केवल ब्लैक कलर, तो यहाँ पे केवल ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर लिख देता हूँ, तो के Q1, ठीक, एक बार और, तो के Q1 डिवाइड बाई क्या चीज, R1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या चीज R1 कैप, प्लस ये सब सदिश रूप में जा रहा है, के Q2 डिवाइड बाई क्या चीज R2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चीज R2 कैप। R2 कैप क्या है, इकाई सदिश है, जो किसकी दिशा में है, E2 की दिशा में रहेगा, ठीक है, या E2 की दिशा को व्यक्त करेगा। नाउ अगला कौन सा था, के क्यू डिवाइड बाई के Q3 डिवाइड बाई R3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चीज R3 कैप, प्लस प्लस अच्छे से नहीं बना, प्लस के Q4 डिवाइड बाई क्या चीज R4, और इसका क्या चीज स्क्वायर, और यहाँ पे जो R4 यहाँ पे क्या होगा कैप, R4 कैप। इस तरीके से क्या होगा, इनेट की वैल्यूज को हम लिख देंगे, ठीक ठीक। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक बिंदु पर आ जाएगी, किसी आवेश के निकाय के कारण। आवेश का निकाय मतलब 4-5 ठो आवेश मिला करके, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा अगर आवेश रहते हैं तो उसको हम आवेश का निकाय भी कह सकते हैं। तो ये चीज आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब ऐसा फार्मूला आप पढ़ लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है, या इसको आपने अगर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, ठीक है, आप न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक। लाइक अपने पास अगर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक, इस पे भी आऊंगा, ठीक है, इन पे भी मैं बात करूंगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर सवाल दे रहा हूं पहले, ठीक है, 5 कूलाम आवेश, 5 कूलाम आवेश के कारण, 5 कूलाम आवेश के कारण
2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपने पास है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूं। लाइक यहाँ पे चार्ज कितना दे रखा है 5 कूलम का। ठीक, ये नहीं बताया कि धनावेश या ऋणावेश, तो कोई बात नहीं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जब भी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला रखेंगे तो आप कभी भी वहां पे प्लस माइनस नहीं रखेंगे, याद रखिएगा। कूलम का नियम भी जब लगा रहे होंगे तो वहां पे प्लस माइनस नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए तो Q बराबर कितना है 5 कूलम, और यहाँ पे R बराबर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इस R को SI सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो यस डेफिनेटली। 2 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर लूंगा मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 1/100। उस तरीके से 2 में कितना होगा 2/100, 2/100 क्या चीज मीटर। तो यहाँ पे 2/100 मीटर में ये कन्वर्ट हो गया है। तो मैं इसको काटता नहीं हूँ। ठीक, 1/50 कर सकते हैं, ठीक, या 0.002 कर सकते हैं, कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। नाउ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, केवल परिमाण यहाँ बताना है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया। K डिवाइड बाय क्या चीज R²। अच्छा अगर ये होता है देन तो वैल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, E बराबर K की जगह पे कितना होगा, K क्या होता है कि ये जो अपने पास आवेश है वो निर्वात में रखा हुआ है, ये भी हम मान के चलेंगे, जब नहीं दिया रहेगा तब। तो K की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक, निर्वात के लिए 9 × 10⁹ तो यहाँ पे ये रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज Q की वैल्यू कितनी है, तो ये 5 कूलम है, तो केवल क्या रखो 5। इसके का कुछ यूनिट होता है, कुछ मात्रक होता है, पर मैंने नहीं रखा, क्यों, ताकि मैं फालतू के कैलकुलेशन से बच जाऊं। कैलकुलेशन मतलब मात्रक का कैलकुलेशन, वो ना करना पड़े, क्योंकि मुझे पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, वो लिख दूंगा मैं। तो 9 × 10⁹ गुणे क्या चीज 5, और R² की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 बटा कितना 100 का स्क्वायर। ठीक, 2/100 मीटर था, ठीक है, 2/100 मीटर था, पर वो नहीं लिखना है यहाँ पे, यूनिट नहीं लिखना है। लास्ट में केवल क्या कर दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन बटा के कूलम। तो अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी, और E बराबर ये आएगा कितना 9, 5, ये 2, ये 100, तो अभी 100 का स्क्वायर करेंगे जो भी है, 9 पड़म 45, तो ये आ जाएगा 45 इंटू कितना 10⁻9। अब जिसको पता है इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 दूना 4, और इसका करेंगे तो क्या आएगा 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा ऊपर। 10,000 का मतलब कितना, ये 100 है, 100 की पावर 2 आएगा ऊपर जाएगा, कायदे से ये खुद क्या है 10 की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा ऊपर का मतलब ऐसे उठ के ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4 होल डिवाइड बाई कितना 2 दूना के 4 ये आएगा। या फिर E बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 4 से कट करेंगे, 4 एक कम कितना होगा 4, और 4 एक कम कितना होगा 4, 11 पॉइंट, और 4 दूना के 8, ठीक है, 45 को काट रहा हूँ मैं, 4 से आप भाग दे लीजिएगा 45 में, 4 दूना के 8 और 4 बच्चे 20, तो ये आएगा 11.25 मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज 10 पावर 9 4 13 13। ठीक, तो ये आपके पास क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम, ये आपके पास क्या होगा आंसर। ठीक, किसका, ये आपके पास होगा आंसर। कैसे कर दे इसको,
ओहो, ठीक, चलिए इतना क्या है आपका आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आएगा वो आएगा 11.25 × 10⁻13 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका एक आवेश के कारण निकल गया है, ठीक। इसी तरीके से मैं 2 आवेश का निकालूंगा किसी एक बिंदु पर, फिर 3 आवेश का निकालूंगा किसी एक बिंदु पर, ठीक। मैं 2 आवेश का कर देता हूँ, 3 आवेश का आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर एक और क्वेश्चन के साथ, ठीक। देखिएगा, जैसे मान के चलिए अपने पास एक क्वेश्चन है, अरे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कर लेंगे। तो अभी जो है जीरो और नल पॉइंट वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, उसको भी थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लेंगे। जैसे कि अपने पास एक आवेश है Q1, ठीक, और एक आवेश है कितना Q2। क्या मुझे इसकी वैल्यूज भी देनी चाहिए? चलो मैं यहाँ पे केवल Q1 Q2 ना करके वैल्यू बता देता हूँ, ठीक है। वैल्यू का कैसे कि एक आवेश है Q और दूसरा आवेश है कितना 2Q। एक आवेश Q है और एक आवेश कितना है 2Q है। और यहाँ पे कोई सा एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई सा एक पॉइंट है, ठीक, इस जगह पे, और इससे इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है R, और इससे इसके बीच की जो दूरी है वो भी कितनी है R, ठीक। इससे इसके बीच की जो दूरी, हाँ, इससे इसके बीच की जो दूरी है वो भी कितनी है R है, ठीक है। एक Q और दूसरा कैसा 2Q आवेश, ठीक, और इससे इसके बीच की दूरी R है, और इस वाले आवेश से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है R है। ये कैसा है नेगेटिव चार्ज और ये कैसा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये कैसा है, चलो ये है नेगेटिव चार्ज और ये कैसा है पॉजिटिव चार्ज। अरे हटाओ, दोनों के दोनों कैसे हैं पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं धनावेश है। और दोनों के दोनों जब धनावेश होंगे, दोनों के दोनों जब धनावेश होंगे तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस तरफ होगी, वो होगी इस प्रकार से, और इसको मैं बोल देता हूं ये क्या है E1 है, ठीक। और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस तरफ होगी, तो वो होगी इस तरफ, ये इस तरफ ऐसे, और इसको मैंने क्या बोल दिया E2, क्या चीज E2। तो एक हुआ E1 और एक हुआ E2, ठीक, एक हुआ E1 और एक हुआ E2। मुझे इसके अभी दिशा से कोई मतलब नहीं है, केवल मुझे क्या निकालना है परिमाण, केवल मुझे क्या निकालना है परिमाण। अच्छा मान के चलते हैं, ठीक, यहाँ पे जो एंगल दे रखा है बाद में दिशा से भी ले लेंगे मतलब, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है यहाँ पे 120 डिग्री, 120 डिग्री कर दें, चलो 120 डिग्री, 120 डिग्री, थोड़ा अच्छे से लिख दें। एक सेकंड, ये वैल्यू दे रखा है कितना, एक अच्छा सवाल यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे दे रखा है 100 कितना 20 डिग्री। अगर यहाँ 120 डिग्री दे रखा है, ठीक, यहाँ पे अगर 120 डिग्री दे रखा है तो यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी होगा 120 डिग्री, ठीक है। दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बीच एंगल भी कितना होगा, दोनों विद्युत क्षेत्र जो है ना, दोनों के बीच जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसकी दिशा भी क्या होगी, दिशा अलग अलग है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री का होगा, किससे शीर्षाभिमुख कोण से। देखो भाई ऐसा बन रहा है तो ये इसके क्या होता है आपस में बराबर, और ये इसके क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा E1 और यहाँ पे कितना आएगा E2, ठीक। अब जो इनेट की वैल्यू होगी इस पॉइंट P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ऐसे लगा दे सिंबल, E बराबर E1 प्लस क्या होगा E2, E1 प्लस E2 पर कैसे, वेक्टर सम, अध्यारोपण का सिद्धांत। यहाँ पे खटाक से क्या हो जाएगा, एक्टिवेट, यहाँ पे खटाक से क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज तो निकाल नहीं सकते ऐसे, ठीक, इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, E1, एक मिनट, E नेट की जो वैल्यू है, ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, परिमाण निकालने का फार्मूला लगा देंगे। तो E नेट बराबर क्या फार्मूला होता है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी सदिशों को जोड़ने का जो समांतर चतुर्भुज नियम होता है उसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक। किस प्रकार से, तो इस तरीके से, यहाँ पे E नेट बराबर कितना होगा, E नेट इज इक्वल टू कितना होगा, E नेट बराबर रूट के अंदर कितना, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 क्या चीज, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, दोनों E1 और E2 के बीच का एंगल, ठीक, ये होता है फार्मूला क्या निकालने का, जो अपने पास E नेट है उसके परिमाण को निकालने का ये होता है फार्मूला, ठीक है, परिमाण को निकालने का होता है फार्मूला। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तब जाके इस E का हमें क्या मिलेगा, परिमाण। दिशा नहीं मिलेगी, दिशा तो हम निकाल लेंगे, एक और फार्मूला होता है tan अल्फा वाला, उससे ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, E नेट का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास E1 और E2 का वैल्यू होना चाहिए, तब तो हम निकाल पाएंगे, ठीक है ना। E1 का जो फार्मूला होगा, E1 बराबर जो होगा, ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, इस जगह ना लिख करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो E1 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, E1 बराबर क्या, यहाँ पे जो E1 है वो, यानी इस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ये होगी KQ डिवाइडेड बाई कितना, R स्क्वायर। केवल यहाँ पे वैल्यू, परिमाण की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, केवल परिमाण होता है। इसी प्रकार से जो E2 बराबर होगा वो होगा KQ डिवाइडेड बाई कितना, KQ या K2Q, तो यहाँ पे क्या होगा, K2Q डिवाइड बाई कितना, R स्क्वायर, क्योंकि दोनों में R की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक। तो ये अपने पास आ गया। अब ध्यान से देखो, तो E1 और E2 में आपको कुछ रिलेशन मिल जाएगा, जब भी रिलेशन ना मिले तो डिवाइड करके चेक कर लिया करो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, फिर उसमें थोड़ा फंसो, या यहाँ एक बार चेक कर लो कि क्या कुछ एक जैसा है क्या दोनों में, E1 E2 में, तो एकदम KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर यहाँ पे है, और ये किसके बराबर है, E1 के, और यहाँ भी क्या है, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो ये KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, E1, यहाँ KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, देखो भैया KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर किसके बराबर है, E1 के, तो यहाँ जो KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर है, मैं क्या करूंगा, इस KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर की जगह पे ये E1 वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, तो E1 और E2 में क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, E2 इज इक्वल टू 2E1 होगा, E2 बराबर 2E1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E2 बराबर कितना, 2E1, E2 बराबर 2E1, E1 किसकी जगह आया, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर की जगह पे आया, ठीक। तो जहां कहीं भी E2 लिखा होगा वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 2E1, जहां कहीं भी E2 लिखा होगा वहां पे क्या लिख दूंगा, 2E1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको वैल्यू को पुट करता हूं, ठीक, प्रीव्यू करके इसको मैं छोटा कर देता हूं, ये इतने में तो दिख ही रहा होगा, विजिबल हो ही जाएगा। आई होप कि ये चीज यहाँ पे क्लियर विजिबल हो रही होगी, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है अपने पास
इनट, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। चलिए भाई आप यहाँ लग जाइए, ठीक। नाउ तो यहाँ पे इनट बराबर वैल्यू पुट करेंगे रूट के अंदर E1 का स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला भाई, E1 को E1 ही रहने दो, E1 को E1 ही रहने दो, प्लस जहां E2 लिखा है वहां पे E2 बराबर कितना रख देते हैं, 2E1। हर बार ऐसा नहीं कर पाएंगे, पर जहां कहीं भी ऐसा कर सकते हैं वहां कर लेंगे, ठीक है। इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है। 2E1 का क्या चीज, स्क्वायर। आगे क्या चीज, अच्छा एक सेकेंड, जहां पे E2 है वहां पे क्या है, 2E1। जहां पे E2 है वहां पे क्या है, 2E1। तो मुझे क्या करना है, जहां पे E2 लिखा है वहां पे क्या लिखना है, 2E1। और E2 का स्क्वायर था तो 2E1 का भी क्या होगा, स्क्वायर। ये नहीं कि केवल E1 का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, 2E1 का स्क्वायर। प्लस कितना, अच्छा सवाल करा रहा हूं, ठीक है, बढ़िया सवाल करा रहा हूं, ऐसा सवाल बोर्ड के अंदर आता है। प्लस यहां पे क्या होगा, ठीक, ये आगे तो E1 का स्क्वायर आ गया, E2 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 2 आएगा, E1 आएगा, और E2 की जगह क्या आएगा, E2 की जगह पे आएगा 2E1, 2E1 E2 की जगह पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, cos थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos थीटा। थीटा की जगह पे कितना है, 120 डिग्री, कितना है, 120 डिग्री। तो cos कितना लिख दिया, 120। अब cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या चीज, इनट बराबर रूट के अंदर यहाँ पे E1 का स्क्वायर आएगा, थोड़ा सॉल्व कर लें, प्लस कितना, 2 2 जा 4 आएगा, 4 E1 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, क्या चीज, E1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, cos 120। अब cos 120 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, तो कहीं पे साइड में कुपचे में लगाएंगे, ठीक। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, cos 120, ठीक। अब मैं cos 120 को क्या लिख सकता हूं, क्या इसको मैं cos 90 प्लस 30 लिख सकता हूं क्या, cos 90 प्लस 30। अब देखिए cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस, अगर याद होगा तो cos 90 प्लस 30 इज इक्वल टू होता है cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है, ये फार्मूला आप याद करेंगे, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस साइन थीटा, ठीक, ये होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन कितना लिख देंगे, 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन 30 है ना, तो साइन 30 की वैल्यू तो 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस 1/2, माइनस 1/2, ठीक, 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे तब, cos 120 की वैल्यू कितनी, -1/2, cos 120 ही ये भी है, ये भी cos 120 है, और ये भी cos 120 है, और ये किसके बराबर है, इसके, और ये किसके बराबर है, इसके। तो फाइनली ये किसके बराबर होगा, इसके। तो यानी cos 120 का मान कितना होता है, -1/2। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ और ये बनेगा इनट बराबर रूट के अंदर कितना, E1 का स्क्वायर, 4E1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 E1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना, 5, यहाँ पे आएगा 5 E1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना होगा, प्लस ये अपने पास E1 का स्क्वायर है, 2 से कट गया है तो 2 आएगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, भाई माइनस होगा, और यहाँ पे आएगा क्योंकि ये जुड़ गया, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, और कितना आएगा, 2E1 स्क्वायर। और फाइनली हमें मिल जाएगी इनट की वैल्यू, तो फाइनली यहाँ पे मैं आंसर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, या यहीं पे लेके आ जाऊं,
चलो ठीक, तो यहाँ पे जो इनेट है, इनेट उसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है लास्ट में, उसका जो वैल्यू निकल के लास्ट में आ रहा है वो आ रहा है रूट के अंदर। ठीक, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, तो रूट के अंदर कितना आएगा 3e1 का स्क्वायर। अब कहेंगे इतना आसान तो हो गया है ना, अब केवल वैल्यू पुट कर दो, 3 है e1 का स्क्वायर, क्या e1 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, e1 का स्क्वायर क्या होगा बाहर निकल जाएगा, केवल e1 आएगा, e1 और रूट के अंदर क्या आएगा 3, e1 का स्क्वायर बाहर हो गया, e1 बाहर और यहाँ पे क्या चीज रूट 3, तो जो इनेट है उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, e1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ पे आएगा इसका वैल्यू e1 की वैल्यू वहां से उठा लो, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे रूट 3। अब चाहे रूट 3 को पीछे लिखिए चाहे रूट 3 को सामने, तो यहाँ पे आंसर क्या है, इनेट का वैल्यू कितना है रूट 3 के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये रहा आपका क्या चीज आंसर। ठीक, मैग्नीट्यूड परिमाण किसका, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो इस तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन जो है, इस तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। ठीक, अगर किसी को यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए होगा, ठीक है, तो वो डायरेक्शन को भी कैलकुलेट कर सकता है। किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता है तो मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखिए किस तरीके से डायरेक्शन आप कैलकुलेट करेंगे। तो अगर किसी को डायरेक्शन कैलकुलेट करना होगा, किसका, इसी इनेट का दिशा कैसे कैलकुलेट कोई करेगा, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है tan अल्फा वाला, जो कि आपने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा है, tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक, E1 साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा 120 डिवाइड बाई क्या चीज, ये आएगा E2 प्लस E1 साइन नहीं कॉस, ठीक है, क्या आएगा E1 कॉस क्या चीज थीटा। ये फार्मूला लगा दीजिएगा, मस्त आपको tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप यहां से सॉल्व कर लेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू E1 E2 और अच्छा बताओ E2 की जगह पे क्या लिखा था 2 E1 लिखा था, E2 की जगह पे क्या लिखा था 2 E1, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे किसकी वैल्यू E1 साइन कितना 120 साइन 120 डिवाइडेड बाई क्या चीज E2 की जगह पे क्या पुट करना भाई E2 की जगह पे 2 E1 लिख दो, तो क्या लिख दे यहाँ पे 2 E1 लिख दे तेरे नाल जिंदगी, चलो सॉरी आगे 2 E1 प्लस कितना यहाँ पे हार्ड क्यों फील करना भाई, गाना है गा ही सकते हैं, cos 120, चलो एक बार और अच्छे से लिख देता हूं मैं, cos कितना 120 डिग्री। ठीक है ना, अब ये चीज आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, तो इसको मैं क्या करूं मिटा दूं या रहने दूं। ठीक, तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, तो E1 से E1 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से E1 कॉमन आउट करेंगे तो E1 से E1 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा यहाँ पे साइन 120 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस 120, इसको मैं थोड़ा सा घेर देता हूं, ठीक है, इस प्रकार से कि ये चीज क्या है फर्दर सॉल्व हुई है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे सॉल्व हुई है डायरेक्शन निकालने के लिए, तो मैं कैलकुलेट करके जो है आपको अगले पेज पे दिखा देता हूँ, लाइक ये। ठीक, कितना कितना आया था, तो यहाँ पे आया था tan अल्फा इज इक्वल टू E1 तो कट गया था, केवल कितना आया था, केवल आया था 1 साइन 120 छी साइन 120 डिवाइड बाई क्या चीज 2 यहाँ पे था और प्लस कितना था cos 120, इसी को सॉल्व करना है तो अपने पास क्या मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है साइन 90 प्लस 30 कर दें, साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या होता है cos
30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पे जो sin 120 की वैल्यू होगी √3/2 होगी, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे 2 प्लस cos 120 की वैल्यू होगी -1/2। तो क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू रूट कितना 3/2, और यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे होगा 2 to 4, 4 - 1/2। ठीक, तो इसको वापस से सॉल्व करेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना, ये बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा बटा 2, तो 2 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आएगा, tan अल्फा बराबर आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू √3/3, √3/3। कहीं भैया ये तो किसी की वैल्यू नहीं होती है, tan किसी का मान नहीं होता है √3/3। ठीक है, होता है, ये होता है, किसका होता है दिखाता हूँ। इनटू के यहाँ पे क्या करते हैं, √3 डिवाइड बाई कितना, √3। अगर मैं यहाँ पे √3 से ऊपर और √3 से नीचे क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, अंश को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, अंश का गुणा कर दिया √3 से, और हर को भी गुणा कर दिया किससे, √3 से। तो जो tan अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 1/√3। अब 1/√3 tan कितने का मान होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है वो होती है किसकी, 60 की वैल्यू ना। एक सेकंड, sin 60 डिवाइड बाई क्या चीज, cos 60। तो sin 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। तो ये गलत हो गया। ठीक है, 30 की वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे ये गलत बता दिया हूँ। क्या चीज कि भैया ये tan अल्फा जो है 1/√3 के बराबर, वो वैल्यू किसकी होगी, तो ये होगा tan अल्फा इज इक्वल टू, दोनों आपस में बराबर है, और ये वैल्यू होती है कितने की, tan 30 डिग्री की। ठीक है, तो अल्फा बराबर कितना होगा, अल्फा बराबर होगा 30 डिग्री, अल्फा बराबर होगा 30 डिग्री, अल्फा बराबर 30 डिग्री। ठीक, तो ये आएगा अपने पास 30 डिग्री। ठीक है, ये आएगा अपने पास 30 डिग्री। ठीक, इस तरीके से। और ये जो आपको एंगल मिलेगा, ये जो आपको एंगल मिलेगा वो किससे मिलेगा, ठीक, तो वो एंगल मिलेगा किस वाले से, इस वाले से। ठीक, इस वाले से मतलब ये आपको जो एंगल मिलेगा वो E2 से मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जो है ध्यान देंगे। ठीक, यहाँ पे आएगा E2 sin थीटा डिवाइड बाई क्या चीज, E1 प्लस E2 cos थीटा। ठीक, तो आप देख लीजिएगा वहां पे क्या रहेगा भैया, वहां पे आपका जो एंगल मिलेगा वो किससे मिलेगा, तो जो यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है, उससे आपको जो है ये 30 डिग्री एंगल पे आपका इनेट जो है वो मिलेगा। तो वो कहाँ पे है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, ये इस जगह पे E1 sin थीटा लिया था। ठीक, तो E2 से, ठीक, ये वाला जो E2 है, इस E2 से कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, E2 से 30 डिग्री पर आपको जो है इनेट का डायरेक्शन मिलेगा। आपको खुद भी पता होना चाहिए E1 इस साइड है, E2 इस साइड है। ठीक, तो E2 का जो वैल्यू है वो ज्यादा है, E1 की जो वैल्यू है वो कम है, Q कम है, 2Q ज्यादा है। तो जो इनेट होगा वो किसकी तरफ बेंड होगा, E2 की तरफ, इसलिए E2 से कितना एंगल होगा, 30 डिग्री का। कितना एंगल होगा, 30 डिग्री का। पर इससे कितना होगा, तो 120 में से 30 घटा लो, कितना बचेगा, 90 डिग्री का। तो जो इनेट होगा इस E1 से 90 डिग्री पर होगा, और जो यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, तो जो इनेट होगा, जो यहाँ पे इनेट होगा, जो यहाँ पे इनेट होगा, वो इनेट इससे कितने डिग्री पर होगा, 30 डिग्री पर, और यहाँ से कितने डिग्री पर होगा, तो वो होगा 90 डिग्री पर। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो यही मैं यहाँ पे बता रहा था, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, कहाँ से, फ्रॉम एंगल, अरे फ्रॉम क्यों लिख रहा हूं भाई, ओ शिट, फ्रॉम नहीं लिखना है, कहां से, तो ये है
E2 से 30 डिग्री पर, E2 से 30 डिग्री पर E नेट होगा, E नेट होगा। ठीक, ये चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है नाउ, तो ये वीडियो 50 मिनट की हो गई है। ठीक है, ये वाली जो वीडियो है वो 50 मिनट की हो गई है और अपने पास 10 मिनट और है इसमें। ठीक, तो मैं खटाखट जो है आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको नल पॉइंट मिलेगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी वो किस जगह पे 0 मिलेगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फटाक से 10 मिनट के अंदर। और फिर विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। 1 घंटे 10 मिनट की लगभग ये वीडियो शायद मतलब होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक, और मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। ठीक, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और इस टाइप के मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा PYQ के अंदर। नाउ तो बात करते हैं कौन सा, जीरो और नल पॉइंट। इसको आप थोड़ा इंग्लिश में ही लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन करने हैं आपको, जीरो और नल पॉइंट। उदासीन बिंदु इसको कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा, उदासीन बिंदु। अब जैसे कि अपने पास एक Q1 चार्ज होगा, उदासीन बिंदु कैसे मिलेगा, ओहो चलिए मैं इसको ऐसे नाम देता हूं, क्या उदासीन बिंदु। तो ऐसा बिंदु जहां पर क्या होगा, शून्य बिंदु ही बोल सकते हैं। तो ऐसा बिंदु जहां पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु। ठीक, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, शून्य। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, उसे जीरो और नल पॉइंट कहते हैं, उसे या फिर उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं, दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाली बात है, उदासीन बिंदु कहते हैं, दैट्स इट। अच्छा 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 अच्छा, अब यहाँ पे जो उदासीन बिंदु का निकाल लिया कि किसको कहते हैं, मतलब यहाँ पे डिफाइन कर लिया, परिभाषित कर लिया है। ठीक, कि उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। यहाँ पे ई नेट की वैल्यू कितनी होगी, ई नेट बराबर 0। जिस पॉइंट पर ई नेट का मान कितना होता है, 0 होता है। पॉइंट जहां पर ई नेट का मान 0 होता है उसको हम क्या कहते हैं, 0 पॉइंट या 0 और नल पॉइंट, 0 पॉइंट या नल पॉइंट। ठीक है, जहां क्या हो, ई नेट बराबर 0, पॉइंट जहां ई नेट बराबर 0 उसे हम क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु या 0 और नल पॉइंट। अच्छा, कहां मिलेगा ये, अब आते हैं थोड़ा सा एनालिसिस पर। तो एक अपने पास मान के चलो कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और एक दूसरा भी कैसा है, प्लस क्यू आवेश है, और दोनों की वैल्यू कैसी है, एकदम बराबर बराबर है। ठीक है, और दोनों कैसे हैं, एक जैसे आवेश है। तो यहां पे क्या होगा, ठीक, इस तरीके से क्या बनेगा, दोनों आवेशों, दोनों बिंदु आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा हो गई। अब इस रेखा पर ही क्या होगा, इस रेखा पर ही हमें क्या होगा, किसी एक लोकेशन पर नल पॉइंट मिलेगा। खुद से सोच के देखो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस जगह पे 0 हो सकती है, खुद से सोच के देखो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट हम बीच में कहीं लेंगे इस तरफ। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ क्या चीज, Q1, इसको मैं बोल देता हूँ क्या चीज, Q2, जनरल पॉइंट मान लिया। ठीक है, Q1 Q2 वैसा। तो अब जरूरी नहीं कि ये जो अपने पास है ना, ये पॉइंट एकदम बीच में है। Q1 Q2 को अलग अलग कर दिया तो हो सकता है ये पॉइंट बीच में भी आ जाए, हो सकता है ये पॉइंट यहाँ आ जाए, हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे ये ऐसे लगा देता हूँ। ठीक,
नाउ Q1 Q2 अपने पास दो आवेश है, दोनों धन आवेश है, हो सकता है कि दोनों ऋण आवेश हो सकता है कि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश हो। तो किस जगह पे आपको नल पॉइंट मिलेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो कितने पॉइंट्स बनते हैं Q1 Q2 के, कितने पॉइंट्स बनते हैं आसपास, तो एक तो यहाँ पे बनता है, ठीक है, और एक जो है आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक, और एक आपको पॉइंट मिलेगा इस जगह पे। कहेंगे भाई एक पॉइंट तो यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा वो तो अलग बात है ना, पर आपको नल पॉइंट वहां नहीं मिलेगा। नल पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ठीक, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उसी रेखा के अनुदिश, उसी रेखा पर आपको कहीं एक पॉइंट मिलेगा जहां पे ई नेट की वैल्यू 0 होगी, ई नेट का मान 0 होगा, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। अब देखिएगा, तो मैं मान के चलता हूं कि मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, ठीक है, इस वाले पॉइंट की बात करूं, इस जगह पे, तो इस जगह पे जब बात करूंगा, इस जगह पे जब बात करूंगा और इस जगह पे बात करूंगा, ठीक, तो खटाखट देखिएगा प्लस Q की वजह से इस तरफ जो ये पॉइंट है, मान लो P, ये Q और ये कौन सा भैया R, ठीक, तो ये अपने पास पॉइंट्स हैं, ये कौन सा है R। नाउ तो जो अपने पास P पॉइंट है, ठीक, इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालने के लिए बोलेगा तो मैं Q1 की वजह से निकालूंगा। मान लो Q1 से इसकी दूरी कितनी है, अगर टोटल इसके बीच की दूरी कितनी है R, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r है, ठीक, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, x है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की दूरी x है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, वो होगी, अरे हटाओ, मैं ये सब अभी क्यों बता रहा हूं, मुझे तो अभी केवल इतना बताना है, मुझे तो केवल अभी इतना बताना है, ठीक, ये मुझे तो केवल अभी इतना बताना है कि दिशा किस तरफ होगी। तो यहाँ पे प्लस Q1 की वजह से इस वाले पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, और प्लस Q2 की वजह से इस वाले पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, ठीक, दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशाएं मिल गई हैं। मान के चलो Q1 की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है और जो वैल्यू है, दिशा तो पता चल गया, वैल्यू E1 है और इसकी वजह से कितनी है, E2 है, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ इस वाले पॉइंट पर क्या हो गया, E1 और E2 क्या एक दूसरे के विपरीत है, अच्छी बात है, एक दूसरे के विपरीत होंगे तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे तभी तो एक दूसरे को काटेंगे, यानी 0 हो जाएगा इनको जोड़ेंगे तो, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास E1, ये आ गया अपने पास E2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं क्या यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा होता है क्या, तो प्लस Q की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होगी, और इसको मैं क्या लिखूंगा, E1, प्लस Q2 की वजह से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी किधर होगी, वो भी इसी तरफ होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, E2। तो क्या यहाँ E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, यहाँ क्या है, E1 तथा E2, E1 तथा E2 दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, दिशा में हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए ई नेट का मान, ई नेट बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। यहां पे क्या होगा, ई नेट बराबर 0 हो सकता है, ई नेट बराबर 0 हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, ई तथा E1 तथा E2 दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नहीं होंगे तो नहीं होगा भैया, जहां कहीं E1 E2 एक ही दिशा में आ गए तो समझ जाना कि भैया यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको ई नेट की वैल्यू 0 नहीं मिलने वाली, अगर विपरीत दिशा में नहीं है तो ई नेट 0 होने वाला नहीं है, दोनों क्या है विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे क्या होगा, ई नेट की वैल्यू 0 हो सकती है, दोनों विपरीत दिशा में है, ठीक। इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे चेक करिए, प्लस Q2 है तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो E2 होगी, और ये दूर आवेश है ना Q1, तो दूर होगा तो कम प्रभाव होगा इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, E1 हो जाएगा, ठीक, E1। तो E2 की वैल्यू और E1 की वैल्यू दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे लग जाएगा सेम केस, ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा सेम केस। यानी जो R वाला पॉइंट है और जो Q पॉइंट है, यहाँ पे आपको ई नेट का वैल्यू 0 नहीं मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे उदासीन बिंदु नहीं मिलेगा। उदासीन बिंदु कहाँ पे मिलेगा? ये Q1 और Q2 के बीच में मिलेगा। Q1 और Q2 को मिलाने वाली जो रेखा है, उसी रेखा पर किसी एक जगह पे मिलेगा, ठीक, इसके बीच में, ठीक है। अच्छा, ये प्लस क्यू की बात हो गई। इसी प्रकार से अगर मैं माइनस क्यू की बात कर लूं, माइनस Q1, ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज माइनस Q2, तो वापस से क्या होगा? इसके लिए भी जब आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर जैसे कि यहाँ पे, चाहे यहाँ पे हो सकता है, इसके बीच में कहीं पे भी, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, किसी भी जगह पे। वो डिपेंड करता है कि Q1 बड़ा है कि Q2। अगर Q1 Q2 दोनों बराबर हैं तो एकदम बीच में आएगा, एकदम बीच में आएगा, जहां पे आपका बिंदु उदासीन मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों आवेश बराबर है तो जो उदासीन बिंदु है एकदम बीचों बीच मिलेगा। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसके बीच में कहीं पे भी, यहाँ कहीं पे भी मिल सकता है। अच्छा, जो बड़ा होगा, जो चार्ज बड़ा होगा, ठीक है, उससे दूर मिलेगा। जो चार्ज छोटा होगा, जो आवेश छोटा होगा, उसके पास आपको जो उदासीन बिंदु मिलता है। जैसे मान लो अगर Q1 छोटा होता और Q2 कैसा होता, यहाँ तो गलत लिख दिया। अगर Q1 छोटा होता और Q2 कैसा होता, बड़ा होता, तो ये जो पॉइंट है ये किसके पास रहता, यानी ये जो उदासीन बिंदु है वो किसके पास रहता, Q1 के पास रहता, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक, क्योंकि छोटा वाला चार्ज कम प्रभाव उत्पन्न करेगा, बड़ा वाला चार्ज ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करेगा, ठीक। तो दोनों को बराबर करना है तो क्या कर देना, इसका R कम कर देना और इसका R बढ़ा देना, तो दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज माइनस Q1 और यहाँ पे क्या चीज माइनस Q2। तो इस जगह पे क्या होगा, जब यहाँ पे कोई पॉइंट बनाएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट बना के पूछेगा इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 0 नहीं होगा। यहाँ पे कोई पूछेगा तो यहाँ पे भी आपका 0 पॉइंट या नल पॉइंट नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे क्या होगा, मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि Q1 की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, E1 की जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, और Q2 की वजह से, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, E2। अब E1 E2 यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर बराबर हो गया परिमाण में, दिशा में तो विपरीत है ही, परिमाण में अगर बराबर हो गया तो खटाक से क्या होगा, फिर जो ई नेट की वैल्यू है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, दिक्कत तो तब आएगी जब आपका यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस क्यू चार्ज होगा, एक प्लस क्यू चार्ज होगा और एक कैसा होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। तो यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज और यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज। इसमें समस्या है, इसमें समस्या है। क्या समस्या है इसमें? इसमें ये समस्या है, इस वाले में ये समस्या है, स्टार बना देता हूं मैं, और यहाँ पे भी मैं स्टार बना देता हूं, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, स्टार बना देता हूँ, ठीक। इसमें क्या समस्या है कि इसमें किस जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, ठीक, जरूरी नहीं मैं यहीं पे लूं, इधर भी ले सकता हूँ, ठीक, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं और यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स। तो चेक करिए, प्लस Q की वजह से इस वाले पॉइंट पर जो विद्युत, इसको नाम दे दूं क्या, P Q, और यहाँ पे क्या चीज R। तो इस Q वाले पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी Q1 की वजह से वो इस तरफ होगी, और इसको मैं E1 से व्यक्त कर दूंगा। और Q2 की वजह से ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऋण आवेश है, तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी किधर होगी, इसी तरफ होगी, ठीक है, इसी तरफ होगी। तो एक E1 और एक कैसा E2, पर दोनों की दिशा कैसी है, दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, ठीक, दोनों एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, तो जो ई नेट की वैल्यू है बीच में तो पक्का 0 नहीं आने वाली है, बीच में तो पक्का 0 नहीं आने वाली है। फिर किधर 0 होगा, फिर 0 होगा ये उस तरफ, दोनों आवेशों के बीच में ना होके दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के बगल में क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। या तो आपको P पर ई नेट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, या तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, या तो आपको ई नेट की वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगी। अब इन दोनों में लड़ाई होगी कि भाई मेरी तरफ 0 होगा या तुम्हारी तरफ 0 होगा, तो किसकी तरफ 0 होगा, जो छोटा वाला चार्ज रहेगा उसकी तरफ क्या होगा, ई नेट की वैल्यू 0 होगी। अब अगर
यहाँ पे क्या है, Q1 की वैल्यू छोटा है Q2 से, तो उस केस में क्या होगा, ये सही हो जाएगा और फिर ये गलत हो जाएगा। और ये कब सही होगा, तो ये तब सही होगा जब Q1 की वैल्यू Q2 से कैसी होगी, बड़ी होगी। तब क्या होगा, आपको इस वाले पॉइंट पर जीरो और नल पॉइंट मिलेगा, उदासीन बिंदु मिलेगी। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब प्लस और माइनस दो चार्ज रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के यहाँ पे, मतलब ये जो अपने पास साइन है प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर ये अलग अलग होगा तो बीच में तो आपको पक्का जीरो नहीं मिलने वाला है, ई नेट का वैल्यू जीरो नहीं मिलेगा, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो नहीं होगी बीच में। फिर किधर होगी, इसके बगल में होगी या तो इसके बगल में होगी। अब Q1 और Q2 में से जो छोटा आवेश रहेगा, जो छोटा आवेश रहेगा उस तरफ क्या होगा, आपको ई नेट की वैल्यू जीरो मिलेगी। क्यों, छोटे आवेश की तरफ हम जीरो क्यों मिलेगा हमें, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, माइनस Q2 है, तो मान के चलो अपने पास माइनस Q2 की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी E2, और प्लस Q1 की वजह से किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अगर ये कितना है E1, तो E1 E2 के बराबर होगा, E1 E2 के बराबर होगा कब, जब ये छोटा हो और ये बड़ा हो। बड़ा चार्ज रहेगा तो अपना प्रभाव यहां तक पहुंचा देगा, पर उतना ही पहुंचा पाएगा जितना कि ये छोटा वाला चार्ज इसके पास होने की वजह से पहुंचा पा रहा है, तब E1 E2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक, यही मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो इस प्रकार से ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इस पे अब न्यूमेरिकल रह गया, एक न्यूमेरिकल मैं करके बता देता हूँ, बाकी जो आप लोग जो है इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, और साथ ही साथ मैं जब बोर्ड PYQ कराऊंगा तो सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ बस। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वाला जो लेक्चर है वो 1 घंटे 7 मिनट का हो गया, तो काफी लेंदी लेक्चर हो गया है। ठीक है, मतलब 1 घंटे 7 मिनट का लेक्चर जो है काफी लेंदी ही होता है, और तो इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखूंगा। हाँ, बस एक न्यूमेरिकल यहाँ पे करा देता हूँ, एक और दो न्यूमेरिकल यहाँ पे मैक्सिमम करा देता हूँ जो कि इसी से रिलेटेड होगा। और मैंने थंबनेल पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की भी बात कर दिया है वहां पे, तो मैं इसको जो है एडिट कर दूंगा या थोड़ा सा यहाँ पे बता ही देता हूँ। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, फर्स्ट की। क्या चीज कि यहाँ पे अगर एक आवेश Q है और दूसरा आवेश भी कितना है, Q है। ठीक, एक आवेश Q और दूसरा आवेश Q है, ये पॉजिटिव और ये भी कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो नल पॉइंट आपको कहाँ पे मिलेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, बीच में। अगर नेगेटिव है तब भी कहाँ मिलेगा, बीच में। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो कहाँ मिलेगा, नल पॉइंट आपको अगल बगल में मिलेगा। ठीक है, प्लस Q या माइनस Q के बगल में मिलेगा। ठीक है, दोनों के बीच में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए अभी अपने पास प्लस Q और ये अपने पास प्लस Q है, दोनों आवेश कैसे हैं, परिमाण में बराबर हैं और चिन्ह में भी कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो इनकी वजह से जो नल पॉइंट होगा एकदम बीच में आएगा, पर हमें नहीं पता कि एकदम बीच में आएगा, तो हम मान लेते हैं कि जो अपने पास नल पॉइंट है वो कहाँ पे आता है, वो आता है इस वाले पॉइंट पर। और इसके बीच की दूरी हमें दे रखा है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ठीक, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब हमने मान लिया, क्या चीज माना, ये वाला कलर लेते हैं। ठीक है, माना नल पॉइंट ये P है। ठीक है, नल पॉइंट P हमें इस वाले आवेश से, ठीक है। अब इसको मैं क्या ही बोलूं, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इस वाले आवेश से, ठीक, हमें साइन के लिए इसको क्या बना लेते हैं, Q1। ठीक, और इसको क्या चीज, Q2। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ Q1 बराबर क्या होगा, Q2। ठीक, एक टाइम के लिए छोड़ो, ये सब भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं Q1 Q2 ले करके मैं एकदम मिड वाली बात नहीं, दोनों आवेश के बराबर वाली बात नहीं करता हूँ, अभी केवल किसकी बात कर देता हूँ, जनरल केस की बात कर देता हूँ। ठीक, तो नहीं है Q1 Q2 के बराबर। ठीक, खत्म। चलो, तो यहाँ पे क्या चीज, नल पॉइंट P हमें Q1 से x दूरी पर मिलती है, x
दूरी पर मिलती है। ठीक, अगर x दूरी पर मिलती है तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसकी दूरी कितनी है x, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है x। अगर इसकी x दूरी है तो इस वाले से ये पॉइंट कितना दूर होगा, तो इस वाले से ये वाला जो पॉइंट है वो r माइनस एक्स दूरी पर होगा। अगर मेरी आप अगर बात मानेंगे तो क्यों, क्योंकि ये दूरी x है, टोटल r है, तो r में से क्या करेंगे, पूरे में से क्या करेंगे, x को हटा दो तो ये वाली दूरी मिल जाएगी r माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें नल पॉइंट मिल रहा है ना, नल पॉइंट पर ई नेट की वैल्यू कितनी होती है, नल पॉइंट पर ई नेट बराबर क्या होता है, 0। ठीक, ई नेट बराबर 0 कहाँ पे, नल पॉइंट पर ऐसा होता है, नल पॉइंट पर ई नेट बराबर 0 होता है। अच्छा, यहाँ पे जो ई नेट की वैल्यू है, ठीक, ई नेट बराबर 0 कब आएगा, तो जब दोनों को घटाएंगे, यानी दोनों की वैल्यू जब समान होगी, परिमाण दोनों का क्या होगा, समान, और दिशा कैसी होगी, विपरीत, तो क्या होगा, ई नेट की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे कर सकते हैं क्या चीज, सीधे सीधे यहाँ पे कर सकते हैं कि E1 बराबर क्या चीज होना चाहिए, E2, E1 बराबर E2 परिमाण वाइज, परिमाण में दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और मैं अगर ई नेट से जाता ऐसे सिंबल बना के, ठीक, तो ई नेट बराबर कैसे आता, ई नेट बराबर E1 प्लस E2 इस प्रकार से आता। ठीक है, और यहाँ पे जब 0 रखता तो यहाँ पे क्या आता, E1 प्लस क्या चीज, E1 प्लस E2 ये आता। अब क्या करते हैं, इस E1 को वेक्टर फॉर्म में इस साइड लेके आते हैं, तो क्या आता, E1 बराबर क्या चीज, E2। ठीक, और यहाँ पे क्या चीज, माइनस। ठीक, तो यहाँ भी अगर मैं वेक्टर का सिंबल लगाऊंगा तो यहाँ पे माइनस लिख दूंगा, काम खत्म। ठीक, पर मुझे ये नहीं करना है तो ये मैं हटा देता हूँ। सीधे सीधे आपको क्या बताना है, सीधे सीधे आपको ये बताना है कि देखो भैया, ई नेट बराबर क्या आना चाहिए, 0 कब आएगा, जब E1 और E2 का परिमाण क्या होगा, बराबर। E1 और E2 का जब परिमाण बराबर होगा तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अच्छा, उसमें कंडीशन है कि यहाँ साफ साफ लिखना चाहिए कि Q1 की वजह से, ओह सॉरी, ठीक, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखना चाहिए, रिफ्रेशिंग प्लीज वेट, एक सेकंड। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि जो E1 का डायरेक्शन है वो इस तरफ है और जो E2 का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ठीक, ये साफ साफ दिखना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, परिमाण बराबर कर देंगे, दिशा तो विपरीत है ही, तो आराम से ई नेट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो E1 बराबर कितना आएगा भाई, के Q1 डिवाइड बाई क्या चीज, के Q1 डिवाइड बाई x का स्क्वायर। ठीक, Q1 से कितनी दूरी है, x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के Q1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये E1 की वैल्यू आ जाएगी। E2 बराबर कितना आएगा, के Q2 डिवाइड बाई क्या चीज, r माइनस एक्स का स्क्वायर। के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चीज इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई यहाँ पे r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसी को आप सॉल्व कर देंगे, Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी को केवल सॉल्व कर देना, बाकी दिमाग मत लगाओ, इतना ही कर दो, काम खत्म। E1 E2 बराबर कर दो, बराबर करके E1 E2 की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, नाउ अगर Q1 बराबर क्या हो जाता है, Q2, जिस केस की मैं बात कर रहा था, इन केस, ठीक, Q1 Q2 के बराबर हो जाता है, यदि, ठीक, ये वाली बात हो जाती है, यदि Q1 बराबर Q2 हो जाता है, तो यहीं से मैं सॉल्व कर देता हूं कि ये अपने पास Q बटा क्या होगा, Q1 बराबर Q2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो Q बटा के क्या होगा, एक्स स्क्वायर, Q बटा के क्या होगा, यहाँ पे r माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसको क्या करेगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, तो बचेगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा r माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ से दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दें तो r माइनस एक्स बराबर क्या होगा, x आ जाएगा। इस x को उस साइड लेके जाएं तो क्या होगा, r बराबर 2x आएगा। ठीक, x को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा, 2x।
तो फाइनली जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, x बराबर जो आएगा वो r डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। तो यही तो मैं कह रहा था, अगर ये दोनों आवेश बराबर होते तो ये जो पॉइंट है एकदम बीच में आता। पूरी वैल्यू अगर r है तो x की वैल्यू ये जो आई है ना, यानी इससे जो पॉइंट की दूरी आई है वो कितनी आती, r/2 आ जाती। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर ये q और ये q होता, ठीक, तो ये पॉइंट कहाँ पे आता, एकदम बीच में, यहाँ से r/2 और यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, यही वाली बात मैं कर रहा था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, अच्छे तरीके से इसको आप कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। इसी में मैंने आपको जनरल केस समझा दिया, और यहीं से यदि करके Q1 बराबर Q2 ये लेकर के मैंने आपको वो केस समझा दिया जिसमें अगर आवेश बराबर होंगे तो जो आपको नल पॉइंट है वो कहाँ पे मिलेगा, एकदम मिड में मिलेगा, बीच में मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हल्का सा उसको मैं बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर से एक बार बताऊंगा। और साथ ही साथ जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो कि बोर्ड का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार पूछ दिया जाता है। ठीक, और वो भी मैं करा दूंगा एक साथ दोनों को, और साथ ही साथ उसके परिभाषा को भी यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए, वीडियो में थोड़ा सा मतलब ये थंबनेल में मैंने थोड़ा बोल दिया था उसके बारे में, इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, आई जस्ट चूज अ टॉपिक, विद्युत, ओहो छी कितना गंदा बना यार, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। छोटा सा टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण, छोटा सा टॉपिक मतलब केवल ये जो जो मैंने यहाँ पे दो नाम लिखा है ना वो छोटा है, बाकी इसके तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी हर साल पूछ दिया जाता है कि विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो कौन सा है, विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है और चुंबकीय द्विध्रुव भी होता है, तो बात की बात, जब वो आएगा तब देखेंगे। यहाँ पे क्या चीज, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इसको कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक, वो हेडिंग लगा लो यहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या चीज, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे भाई, एक प्लस क्यू आवेश तथा एक माइनस क्यू आवेश। ठीक है, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। यहाँ पे क्यू क्यों लिया है, परिमाण में बराबर, चिन्ह में विपरीत। ऐसे दो आवेश जो परिमाण में बराबर हो परंतु चिन्ह में कैसे हो, अलग अलग। ठीक है, ऐसे दो आवेश जो परिमाण में बराबर हो लेकिन चिन्ह में कैसे हो, विपरीत हो। ऐसे आवेशों के निकाय को जो कि बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं, ठीक, बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों का एक निकाय होता है। विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक निकाय होता है, जो आवेश परिमाण में क्या होते हैं, बराबर, और चिन्ह में कैसे होते हैं, विपरीत। क्लियर, इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो यहाँ पे इसके बीच का ट्रेंड है, ये तरीका है, ठीक है, लिखने का, कि यहां से लेके यहां तक के जो दूरी है वो कितनी होगी, L, और यहां से जो यहां तक की दूरी है वो कितनी होगी, L। ठीक, यानी ये सेंटर पॉइंट है, इन दोनों के बीच का केंद्र एक तरह से कह सकते हैं, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है।
तो Q से इसकी दूरी और माइनस मतलब प्लस Q से इसकी दूरी माइनस Q से इसकी दूरी L, और ये कितनी है L, तो मिला के कितना हो जाएगा 2L। तो क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे भैया, विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक निकाय होता है। चलो दो विपरीत तथा बराबर परिमाण का वह आवेश बराबर परिमाण के, ठीक, का की जगह पे दो विपरीत तथा बराबर परिमाण के आवेश, चलो के आवेशों का निकाय जो अत्यंत अल्प दूरी पर रखा होता है, जो अल्प दूरी पर रखा होता है, अल्प दूरी पर रखा होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, दैट्स इट। दो विपरीत तथा बराबर परिमाण के आवेशों का निकाय जो अल्प दूरी पर रखा होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव जो है एक आवेश का निकाय है, दो आवेश का निकाय है। विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक निकाय है जो परिमाण में बराबर तथा चिन्ह में विपरीत होते हैं, जो कि अल्प दूरी पर रखे होते हैं। दैट्स इट, ये विद्युत द्विध्रुव होता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यहां से क्वेश्चन उठता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, इसको मैं लिख देता हूं इस साइड, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी छोटा सा टॉपिक है, बस देख लीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है, ये अच्छे से पढ़िएगा। आगे चल के एक चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म वाला, ठीक है, उसको डायरेक्ट इसी से एनालॉजी से ही खत्म कर देंगे। ये सब समझे रहेंगे तो उसको आराम से कंपेयर करके, इसी से कंपेयर करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो इसको हम व्यक्त करते हैं किससे, P से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम व्यक्त करते हैं किससे, P से। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये एक सदिश राशि होती है। ठीक, और डिफाइन इसको कैसे करते हैं, परिभाषित कैसे करते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है, L और L मिला के कितना, 2L। तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा, ओहो दोनों को अच्छे से नहीं लिखा है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। स्टार्टिंग में बता दिया है। इसको किससे व्यक्त करते हैं? वेक्टर P से। और वेक्टर P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L। या फिर इसी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेक्टर P इज इक्वल टू 2QL वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर 2QL। अब बताओ इसका SI मात्रक क्या होगा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका SI मात्रक। सदिश राशि है, दिख ही रहा है। SI मात्रक कैसे निकलेगा? तो आवेश का क्या होता है? कूलाम, और जो L है ये दूरी है, तो इसका क्या होगा? मीटर। तो क्या हो जाएगा? SI मात्रक कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक, ये हो जाएगा कूलाम मीटर। तो ये हो गया कूलाम, और ये सॉरी, ये हो जाएगा कूलाम और क्या चीज? मीटर। ठीक, कूलाम मीटर। अच्छा, एक और बात, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी कुछ दिशा होगी। इसकी दिशा कौन सी होगी? तो हमेशा याद रखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यानी वेक्टर P की दिशा, वेक्टर P की दिशा माइनस से किधर होती है? प्लस की तरफ, इस तरफ। जो P की दिशा होगी वो किस तरफ होगी? माइनस से प्लस की तरफ, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऋणावेश से धनावेश की तरफ। वेक्टर P की दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है, प्लस Q की ओर होती है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इतना जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ठीक, इस तरीके से ये लेक्चर भी जो है कितने समय का हो गया बता दूं मैं आपको। तो ये हो गया है 1 घंटे 27 मिनट का। तो लगभग जो है ये 1.5 घंटे का वीडियो बन गया है, और इसको मैं पूरी तरीके से मतलब जैसे ये बना है उस तरीके से मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक, इस लेक्चर को, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था कि सब कुछ जो लाइव की तरह रहे। ठीक, नेट का इशू आ गया था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। ठीक, कि इसको जो है इसका लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा कल। ठीक, चलिए, तो इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, पूरे लेक्चर का, तो आप क्या करेंगे, इस यहाँ पे जो अभी स्कैनर आएगा, मतलब यहाँ पे जो बारकोड आएगा उसको आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके क्या करेंगे, आप जो है यहाँ से PDF ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपको स्कैनर दिख रहा होगा, वह चेक करें, ये स्कैनर हट नहीं रहा है से, तो आपको ये स्कैनर दिख रहा होगा, इसको स्कैन करिएगा। स्कैन करने के बाद जो है आपको PDF मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा ये PDF लिंक के फॉर्म में। ठीक है, टेलीग्राम पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।